खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। ये हैरानी भरा तथ्य है कि मानव जाति जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक की श्रेष्ठता के साथ विकास के नए आयाम करती जा रही है, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही अमानवीयता अपने चरम पर है। धर्म, देश, जाति, रंग भेद पर विभाजन इतना खतरनाक हो चुका है कि विश्व के देश अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर युद्धरत हैं। आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। हर रोज हजारों टन जानलेवा बम बारूद के विस्फोट से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पृथ्वी से मानव सहित कई अन्य प्रजातियों के लुप्त हो जाने का खतरा आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान है? रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के आज दुनिया क्लाइमेट चेंज और तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर टिकी है, लेकिन यदि समस्या है तो समाधान है ही। प्रकृति की व्यवस्था आवर्तनशील है। आवर्तनशीलता का आधार है सहअस्तित्वपूर्ण व्यवस्था का होना। सहअस्तित्वपूर्ण व्यवस्था में इकाइयां परस्पर पूरक होती हैं। सहअस्तित्व का आधार है प्राकृतिक नियम, नियंत्रण और संतुलन। सहअस्तित्व ही नियम है। नियम का पालन होने से नियंत्रण है और नियंत्रण पूर्वक होते रहने का परिणाम ही संतुलन है। इस तरह से प्राकृतिक संतुलन की व्यवस्था बनी हुई है, जिससे प्रकृति की हर एक इकाई के लिए पोषण, संरक्षण और संवर्धन हो पाता है। हमारी पृथ्वी में प्राकृतिक व्यवस्था आवर्तनशील है। इसी वजह से यहाँ सदियों से मानव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, समुद्र सब कुछ बार बार बीज, वृक्ष और वंश परंपरा के अनुसार बने हुए हैं। आज का मानव इस प्राकृतिक व्यवस्था को सही नहीं समझ पाया है और यही वजह है धरती में असंतुलन और मानव समाज में असंतुलन दिखाई देता है। इसीलिए संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक नियम को पहचान कर आवर्तनशील व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ शिक्षक और विद्यार्थी। तो आज हम आपकी मुलाकात इन्हीं से करवाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट स्थित है मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अभ्युदय संस्थान अछोटी। इस संस्थान में मानवीय मूल्यों की शिक्षा मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में दी जाती है। संस्थान द्वारा संचालित अभिभावक विद्यालय में इसी विद्यालय के शिक्षक बिना किसी शुल्क के विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि इनके लिए शिक्षा व्यवसाय की वस्तु नहीं है। आप सोच रहे होंगे तो फिर इन शिक्षकों की आजीविका कैसे चलती है? दरअसल इनकी आजीविका का आधार है आवर्तनशील कृषि यानी प्राकृतिक खेती। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इस खेती के बारे में। कि प्रकृति में एक आवर्तनशील व्यवस्था बनी हुई है ही, इसको मानव ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक व्यवस्था बनी है ही। इस व्यवस्था को अगर हम समझ जाएं, जिसे हम नियम के रूप में पहचानें, तो सह अस्तित्व ही नियम है। तो प्रकृति में सह अस्तित्व ही नियम है और इस नियम का पालन
स्वस्फूर्त विधि से प्रकृति की हर एक इकाइयाँ करती हैं। तो नियमों का पालन होता है तो व्यवस्था स्वनियंत्रित रहती है। इसलिए कहा कि प्राकृतिक व्यवस्था में नियंत्रण बना रहता है। अब प्राकृतिक व्यवस्था में नियम है, नियंत्रण है, तो उससे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। उस संतुलन का परिणाम क्या है? उस संतुलन का परिणाम यह है कि अगर व्यवस्था संतुलित है तो धान के पौधों से धान का बीज आना, उसमें बाली आना तय है। उसी तरह से गाय का दूध, गाय में दूध आना तय है। उसी तरह से मानव का पोषण के अर्थ में, प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में बढ़ना तय है। अभ्युदय संस्थान और इसके आसपास रहने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं ने कृषि और गौपालन आधारित व्यवस्था को ही अपनी आजीविका का आधार बना रखा है। गौपालन प्राकृतिक कृषि का आधार है। तो आइए जरा समझते हैं कि गौपालन का कृषि से क्या संबंध है। तो यहाँ अभ्युदय संस्थान में आप देखेंगे कि हम जो कुछ भी होता है उसको प्रकृति की व्यवस्था को, क्रम को बनाए रखते हुए उसी क्रम को संजो कर रखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मानव के उपयोग के लिए धान से चावल आया, तो जो भूसा बचा या जो कनकी बचा, जो कोढ़ा बचा या जो पैरा बचा, वो गाय के दाने के रूप में, गाय के चारे के रूप में इस्तेमाल में आ जाता है। गाय उसे आहार के रूप में ग्रहण करती है। तो खेतों से जो कुछ मिला, हरा चारा के रूप में, चाहे सूखा चारा के रूप में, चाहे दाने के रूप में मिला, उसको गाय खाती है। उससे गाय के पोषण की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिससे दूध मिलता है। दूध के साथ साथ गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है। अब यह जो गोबर है, मूलतः जो गाय ने खाया है, जो बायोमास लिया है, वही हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस गोबर में गाय के पेट में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वो गोबर को पकाने का काम करते हैं। तो इन गोबर को हम गोबर गैस प्लांट में डाल देते हैं। गोबर गैस प्लांट में ऑक्सीजन की कमी रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो उस गोबर का डीकम्पोजिशन होता है और उससे गैस निकलती, मीथेन गैस। उस गैस से खाना पकाने के काम में ले आते हैं। उसके बाद जो गोबर डीकम्पोज हो गया, वो स्लरी के रूप में बायोगैस प्लांट से बाहर निकल कर आता है। इस स्लरी को हम वापस खेत में पहुंचा देते हैं। खेत में पहुंचाते हैं तो वो पौधों के पोषण के काम में आता है। इस तरह से पोषण के क्रम में आप देखेंगे पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, मानव, ये सब एक दूसरे की पूरकता में रहते हुए एक व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, जिससे सब के सब पोषित होते हैं, संरक्षित होते हैं और उनकी परंपरा बनी रहती है, जिसको हम कहते हैं संवर्धित होते हैं। बिन पानी सब सून। भारतीय किसान के लिए खेती मानसून पर निर्भर करती है। प्राकृतिक कृषि के तहत वर्षा जल का संग्रह सबसे बड़ी आवश्यकता है। फसल के लिए पानी की व्यवस्था कैसे की जाती है, आइए इसे समझें। कि सोलर पैनल की वजह से ही लाइट जो है पूरे उसमें पहुंचता है, और सोलर पैनल से जो मोटर जो हमने रखा है खेत में, उससे ही मतलब ये भी इससे कनेक्ट होकर ही पूरा पानी जो है सब खेत में जाता है। पहले हम लोग इसमें जो पानी जो है पॉन्ड में इकट्ठा है रेन वाटर की वजह से, फिर हम इसे मोटर ऑन करने से पानी जो है पूरे सब खेत में जाता है। हमने खेत में जो है स्लोप बनाया है, जिससे पानी जो है वेस्ट नहीं जाता, आके मतलब सीधा पॉन्ड में आता है। इसमें सब चीज़ का सदुपयोग होता है। गौ पालन को केंद्र में रखकर यहाँ खेती की जाती है। खेती में भी तमाम तरह की फसलें लगाई जाती हैं। इन सभी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है खाद, जिसकी पूर्ति की जाती है गोबर और गौमूत्र से। गाय के गोबर का हम गोबर गैस में इस्तेमाल करते हैं। गोबर गैस से हमारा भोजन तैयार होता है और उनके रॉ मटेरियल जो सेलेरी बचता है उनको हम ढीला करके पूरा खेतों में चला देते हैं, जिससे खेत में और कुछ भी हमको रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस सेलेरी के माध्यम से पूरा खेत भरपूर उपजाऊ हो जाता है और शानदार फसल हमको मिलता है। मीथेन गैस बनती है अंदर में ये 3 घन मीटर की पूरी टंकी है। अंदर में अच्छे से मिक्स होती है, बहुत सारी गैसेस बनती है और फिर बाहर से इससे ये पाइप से हमारे गैस किचन में मैं जो खाना बनाती हूँ ना, उसी से बनाती हूँ। और आप लोग मैंने
गैस हमारे छेना से भी है ना। तो ज्यादा अच्छा क्या है, गैस है कि ये है? क्यों? गोबर उपयोग हो पा रहा है। फसलों में कीड़े और बीमारी का प्रकोप तो होता ही है। रासायनिक खेती के तहत आज बहुत बड़ी मात्रा में जहरीले पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कीड़ों के साथ किसानों के मित्र कीटों और सूक्ष्म जीवों की संख्या भी खत्म होती जा रही है। प्राकृतिक कृषि में फसलों की रक्षा कैसे की जाती है, आप जरूर जानना चाहेंगे, है ना? जैसे कि बच्चा होता है, बच्चा अगर जन्म से ही हिष्ट पुष्ट हो तो आगे बीमारी के कोई चांस नहीं होते। वैसे ही जब गौमूत्र और गोबर से खेती होती है तो पौधा पहले से ही मजबूत होता है, तो उसमें और ज़्यादा कीड़ों के लगने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन कभी मौसम ख़राब हो गया तो कीड़े लगते ही हैं, तो उनके लिए हम गौमूत्र का और छाछ का भी उपयोग करते हैं। उन दोनों का उपयोग कीटनाशक के रूप में हम उसमें और कुछ जो भी औषधि पौधे हैं उनको मिला करके कीटनाशक तैयार करते हैं और उनसे वो कीटों का हम नियंत्रण करते हैं, तो इससे आसानी से नियंत्रित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक खेती या बिना रासायनिक खाद दवा के उत्पादन अच्छा नहीं होता। क्या सचमुच ऐसा ही है या सच्चाई कुछ और है? उत्पादन देखिए, हर पौधे का जो है 10 किलो तक का उत्पादन आता है। और मैं तो अपना जो इसमें अभी तक जो सिस्टम बना के रखा हूँ वो इस तरह से है कि एक जगह से, जहाँ पर एक, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पौधा है, 2 पौधा है, ये 3 पौधा मेन जो है अगर हम अभी करेंगे तो ये पौधे पे फल लगा हुआ है। इस पौधे पर जो है फल आना है ना, और उसके बाद में नेक्स्ट पौधे पर फल आना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें एक क्रम बना हुआ है ना। तो मुझे जो है इस पौधे के फल को जो है अब जो है लगभग 1.5 महीने में ये मुझे पूरी तरह से पका हुआ मिल जाएगा, तब तक इस पौधे में जो है फल आ जाएगा। तो ये क्रम बना हुआ है कि मैं एक जगह से, जहाँ हम एक पौधा बोल रहे हैं, उस जगह से जो है साल में 3 से 4 खाम केला जो है मैं उत्पादन कर लेता हूँ, जिससे कि अगर हम एवरेज में भी जो है हम अगर 8-10 किलो का खाम मानेंगे तो 40 किलो का खाम जो है एक जगह से या एक पौधे से, जिसको कहेंगे, साल में हम जो है 40 किलो का केला उत्पादन कर लेते हैं। हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं ऑर्गेनिक कर रहे हैं, परिवार के लिए भोज आहार के रूप में पहले ही हम जो है इसको उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में समृद्धि के शॉप के रूप में हमको जो व्यवस्था यहाँ विद्या संस्थान द्वारा स्थापित की गई है पिछले 15 वर्ष से, तो उसके माध्यम से हम लोग इसको वितरण में समाज के लिए लेके जाते हैं। तो मैं अपने परिवार में और अपने आसपास के परिवार में भी जो विनिमय करता हूँ, उसके अलावा जो है लगभग जो है 2 से 2.5 लाख रुपए का केला जो है प्रति वर्ष इसमें से मैं बेच लेता हूँ। अभ्युदय संस्थान में आवर्तनशील खेती का प्रशिक्षण ही इस संस्था द्वारा संचालित अभिभावक विद्यालय के विद्यार्थियों को भी दिया जाता है। ये विद्यार्थी अब प्राकृतिक कृषि के महत्व को विश्व की व्यवस्था के संदर्भ में समझते जा रहे हैं। हम ये मॉडल को नेचुरल फार्मिंग बनाए हैं। नेचुरल फार्मिंग इस मॉडल का नाम है, जिसमें हर चीज़ रिसाइकलिंग हो रहा है और इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि ये जो गाय है वो गोबर देती है, जिससे ये बायोगैस प्लांट में यूज़ आता है और ये किचन में भी यूज़ आता है, जिससे जो बायोगैस प्लांट का जो वेस्ट है वो स्लरी टैंक में पहुंचता है, जिससे ये कल्टीवेशन में यूज़ होता है। और ये जो हम फसलें तैयार और कल्टीवेशन में यूज़ होता है स्लरी टैंक, जो लिक्विड फॉर्म में ऐसे बहता है कल्टीवेशन में, और जो इसके फसलें तैयार होते हैं वो मानव के लिए भी यूज़ आता है, और जो इसका अवशेष बचता है वो गाय के काम में भी यूज़ आता है। फिर ये ऐसे रिसाइकलिंग मॉडल होता है। और जो ये हाइड्रोफोनिक्स है,
इसमें हम ज़्यादातर गाय के चारे के लिए, दाने के लिए यूज़ करते हैं हम, और इसमें फाइबर, दाना और पत्ते भी होते हैं, और ये 8 से 9 दिन में तैयार हो जाते हैं। आवर्तनशील कृषि को समझने के लिए अब किसानों का दल भी संस्थान में आता है और नए अनुभव लेकर वे सब यहाँ से जाते हैं। यदि आप और भी जानना चाहते हैं आवर्तनशील खेती के बारे में, तो कभी आइए ना अभ्युदय संस्थान अछोटी। अगर हमको वाकई में ये धरती में जमीन को बचाना है, खाद्य पदार्थों को कीटनाशकों से बचाना है, जहर से बचाना है, तो हमको अनिवार्य रूप से गौ आधारित खेती करना ही पड़ेगा। इसके सिवा और हमारे पास और कोई विकल्प हमको दिखाई नहीं पड़ता। तो ये धान के खेत से जैसे हम निकलते हैं तो इधर दूसरी तरफ में हमने गन्ना लगा कर रखा है। अब यह जो गन्ना है यह कैश क्रॉप के रूप में रहता है। इस गन्ने से आज हम कई वर्षों से गन्ने की खेती यहाँ पे कर रहे हैं, और ये जो गन्ना है यह भी बहुत ही पौष्टिक है। इससे जो गुड़ बनाते हैं वो गुड़ स्वास्थ्यवर्धक होता है, और अभी गन्ने की फसल तैयार होने जा रही है, तो कुछ ही दिनों में गन्ने की फसल तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, चाहे धान हो, चाहे गन्ना हो, उधर आपने सब्जियां देखी, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, आम है, पपीता है, केला है, ये सारी की सारी फसल आवर्तनशील विधि से ही इनकी खेती हम कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये निकल कर आ रहा है कि पिछले 20-22 वर्षों में हमको यहाँ पर किसी भी तरह का रासायनिक खाद, रासायनिक दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यह अपने आप में एक पुख्ता प्रमाण के रूप में दिखाई देता है कि अगर हम प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं तो आवर्तनशील व्यवस्था बनी रहती है, तो मानव के साथ साथ प्रकृति की शेष इकाइयों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और इस तरह से प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।